हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रिका। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने नोटबुक में विषय लिखेंगे सामाजिक विज्ञान। तिथि लिखेंगे 23 जुलाई 2021। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और अपनी कक्षा 8 A, B, C या D जो भी आप लिखना चाहें वो लिखेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं उपविषय। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन, यानी कि यूरोप के जो व्यापारी थे उनका भारत में आना कैसे हुआ, भारत के साथ आयात निर्यात में वो कैसे जुड़े। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। भारत में सूती कपड़ा बनता था जिस पे छापे बने हुए थे, फूल पत्तियाँ इस तरह के, जो आज के ट्रेंड में भी वापस आ गया है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बाहर के देशों में, यूरोप में। आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी, क्योंकि वो बहुत सुंदर लगता था, देखने में आकर्षक लगते थे। दुनिया के बाज़ार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच व अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया, क्योंकि 18वीं सदी के अंत तक बहुत ज़्यादा भारत का जो ये कपड़ा था, जो पहनावा था, ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गया था, बहुत पसंद किया जाने लगा था। क्या आप बता सकते हैं कि ये मुनाफा उन्हें किस तरह से हुआ होगा। पिछली कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक के अध्याय 8 बाजार में एक कमीज़ की कहानी आपने पढ़ी। इसमें आपने जाना था कि कमीज़ बेचने वाले निर्यातक और व्यापारी किस तरह लाभ कमाते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक गतिविधि दोहराते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में एक शर्ट दी है, इस पर आपको कलर अलग अलग दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, सबसे ऊपर दिया है इन्होंने लाभ 600 रुपये, फिर विज्ञापन है 300 रुपये, भंडारण आदि है 100 रुपये और क्रय मूल्य यानी कि खरीदा हुआ मूल्य है 200 रुपये। ठीक है, क्रय मीन्स खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना। ठीक है, आप याद, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है तो वो इस तरीके से याद रख सकते हैं, वो और बा एक जैसे हैं, तो विक्रय मीन्स बेचना। ठीक है, और बच गया क और ख, क्रय मीन्स खरीदना। ठीक है, ये दोनों एक साथ के हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं क्रय और विक्रय। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि खरीदा हुआ मूल्य 200 रुपये है, खरीदते हैं जिस मूल्य पर। पढ़ते हैं आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सारी कमीज़ें लगाई गई हैं। इन कमीज़ों की कीमत $26 या रुपए में देखा जाए तो 1200 रुपये रखी गई। ठीक है, अगर अमेरिका के डॉलर देखे जाएँ तो $1 की कीमत 26 रुपये, एक शर्ट की कीमत $26 और भारत के रुपए के हिसाब से एक शर्ट की कीमत 1200 रुपये रखी गई। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के कमीज़ों के एक व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज़ रुपए प्रति कमीज़ के हिसाब से खरीदी। दिल्ली के वस्त्र निर्यातक, निर्यात करने वाला यानी बेचने वाला, दिल्ली निर्यातक है, दिल्ली से कैसे कितने रुपए में खरीदी। देखो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 200 रुपये, तो उसने कितने रुपए में खरीदी होगी 200 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, उसने 200 रुपये में खरीदी, इसको सही से लिखते हैं, 200 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से खरीदी। फिर उसने रुपए संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज़ इतने रुपए स्टोर में रखे। देखिए विज्ञापन पर इसने कितने खर्च किए, यहाँ दिया हुआ है 300 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विज्ञापन पर, फिर उसने 300 रुपये विज्ञापन पर खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज़ रुपए स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए, यानी कि भंडारण, स्टोर मीन्स भंडारण। ठीक है, स्टॉक में रखा उसने, वो है 100 रुपये है, तो यहाँ पर आएगा
100 रुपये। ठीक है, इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज़ की लागत 600 रुपये पड़ी, जबकि वह उसे 1200 में बेचता है। अब आप सोचिए, ये तो बहुत सीधा सा हिसाब है। उसने क्या किया, उसने 600 रुपये तो खर्च किए भंडारण में, विज्ञापन में, है ना, खरीदने में, और बेची उसने 1200 रुपये में। तो उसका मतलब उसने तो मुनाफा कमाया। कितने रुपए का? पूरे 600 रुपये का। एक कमीज़ पर उसने 600 रुपये का मुनाफा हुआ उसे। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज़ें बेचेगा उसे उतना ही लाभ होगा। वही लाभ यहाँ दिखाया हुआ है, 600 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर दिल्ली के वस्त्र निर्यातक ने 200 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से जो कमीज़ें बेची, उसमें कपड़ा व कमीज में लगने वाले कच्चे माल का मूल्य ₹70 प्रति कमीज़ के हिसाब से पड़ा। कुछ समझ में आया आपको? इसका मतलब है कि दिल्ली के जो वस्त्र निर्यातक थे, जिन्होंने 200 रुपये के हिसाब से एक कमीज़ बेची, उसमें कपड़ा और कमीज़ में लगने वाला कच्चा माल, उसका मूल्य था 70 रुपये। ठीक है, कामगारों की मजदूरी ₹15 प्रति कमीज़ और कार्यालय चलाने का खर्च ₹15 प्रति कमीज़ की दर से हुआ। चलिए समझते हैं। ये तो था अमेरिकी राज्य ने जो यहाँ से खरीदी, उसके बाद उसने कितना मुनाफा कमाया। उसी तरह यहाँ पर देखिए, दिल्ली निर्यातक ने 200 रुपये की कमीज़ बेची, लेकिन उसने क्या करा, चलिए यहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लाभ की गणना करनी है। देखिए प्रश्न में वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज़ पर मिलने वाले लाभ की गणना कीजिए। पहले प्रश्न समझा देती हूँ। 200 रुपये में उसने कमीज़ बेची, माल जो उसमें खर्च किया, जो कपड़ा वगैरह वो लाया, वो 70 रुपये था, यानी कि 200 में से 70 रुपये का खर्चा उस शर्ट का कच्चे माल का था। उसके बाद 15 रुपये उसने मज़दूरों को दिए प्रति शर्ट, तो ये एक शर्ट के मूल्य के हिसाब से 15 रुपये खर्च हो गए, और 15 रुपये का खर्च उसने कार्यालय चलाने के लिए, अगर मशीनें हों, लाइट्स हों, वो सब। ठीक है, एक शर्ट पर 15 रुपये बनता है। तो देखिए सीधा सा हिसाब है, उसने खर्च कितने कर दिए, 70 और 15 और 15 30, यानी 100 रुपये तो उसने खर्चा लगा दिया, और बेची उसने 200 रुपये में, तो उसे कितना मुनाफा आया, सिर्फ 100 रुपये। ठीक है, तो इसको ज़रा थोड़ा सफाई से लिखते हैं ताकि आप नोट कर पाएँ। 200 रुपये में से 70 रुपये उसके कच्चे माल में खर्च हो गए, फिर 15 रुपये उसने मेहनताना दिया, मजदूरी दी, 15 रुपये अपने कार्यालय को चलाने के लिए लगाए, तो यहाँ पर उसके बच गए सिर्फ 100 रुपये, यानी कि उसने कितना मुनाफा कमाया, 100 रुपये का। निर्यातक कौन होता है? वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है, और आयातक वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदता है। अब इन दोनों में भी कन्फ्यूजन होती है कुछ बच्चों को, तो उन्हें याद करने की ट्रिक भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो नाम हैं, एक है निर्यातक और एक है आयातक। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही नाम याद रखना है, आया, अगर कुछ हमारी तरफ आया तो हमने उसे खरीदा है। ठीक है, सिर्फ एक नाम याद रखना है, आया है अगर, तो आया मीन्स हमारे पास कुछ आया, यानी कि हमने खरीदा। उसके बाद जो दूसरा नाम बचता है निर्यात, वो बेचने का है, वो हमने देने का है, क्योंकि ये वाला हम खरीदने का रख चुके हैं। एक नाम खरीदने का हो गया तो दूसरा नाम बेचने का। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें कन्फ्यूजन होता है थोड़ा, क्योंकि ये मेरा ट्रिक है, मुझे कभी याद नहीं होता था, ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता था, तो मैं ऐसे ही ट्रिक से याद करती थी। तो आई होप ये शायद आप लोगों के लिए भी काम आए, अगर आए तो अच्छा है, और जिन्हें याद रहता है उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। तो निर्यातक और आयातक आपको बता दिया। आयातक आया यानी कि खरीदने वाला, ठीक है, और निर्यातक बेचने वाला। प्रश्न 1 पर आते हैं आगे। 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत तथा इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानिए। अब देखिए आपको बता दिया आयातक कौन है, निर्यातक कौन है। जो भी कमीज़ें बनती थी 18वीं सदी तक, जो भी कपड़ा बनता था सूती कपड़ा, वो भारत बेचता था। ठीक है, तो भारत में आता नहीं था, भारत से जाता था। तो आने वाला जो देश था जो खरीदता था वो था इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड आपका आयातक, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, इंग्लैंड आयातक, और भारत था निर्यातक, क्योंकि ये बेचता था।
ठीक है, निर्यातक। प्रश्न 2 है, 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे? उस टाइम 18वीं सदी तक हमने पढ़ा कि इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसका इतना बड़ा क्या कारण रहा होगा कि ये एकदम से बढ़ गई? भारत से निर्यात किए जाने वाले जो सूती पत्तेदार कपड़े थे वो महीन रेशे के होते थे। हमने यहाँ पर पढ़ा कि दिखाती हूँ मैं आपको, वो एक लाइन थी, ये रहा, बारीक रेशा है ना, फूल पत्ती आकर्षक थे, फूल पत्ती बारीक रेशे और सस्ती कमीज़ की वजह से, ठीक है, इनके दाम भी कम होते थे, इसीलिए इनकी मांग बढ़ गई। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए आंसर मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ। आप इस आंसर को लिखेंगे यहाँ से, आकर्षक। यहाँ लिखना, 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग के क्या कारण थे? चलिए, तो इसका आंसर यहाँ से लिखते हैं। इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी, क्योंकि, यहाँ पर आप लिखना, क्योंकि ये आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे और सस्ती कमीज़ की वजह से सस्ते दामों पर मिलते थे। ठीक है, इनके दाम भी सस्ते थे। चलिए, ये मैं आपको आंसर लिखकर दिखाती हूँ पूरा, तब आप कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि आप सही से आंसर कर पाएँ। भारत से निर्यात किए जाने वाले, या हम लिख देंगे भारत से निर्यात किए जाने वाले जितने भी आपने अभी पढ़ा, जो सूती कपड़ा था वो बहुत महीन रेशे का था, तो यहाँ पर लिखेंगे वाले सूती कपड़े। भारत से निर्यात किए जाने वाले सूती कपड़े पर फूल पत्तेदार जो भी कढ़ाई होती थी, महीन रेशे होते थे, यहाँ पे लिखेंगे महीन रेशे होते थे व इनके दाम भी कम होते थे। ठीक है, इसीलिए इनकी जो मांग थी वो बढ़ गई थी, इसीलिए यूरोप में इनकी मांग बढ़ गई। ठीक है, यूरोप में या इंग्लैंड में, आप पूरा लिख सकते हैं, बढ़ गई थी। ठीक, ये हमारा इसका उत्तर था। आप सभी नोट कर लें साथ साथ। भारत से निर्यात किए जाने वाले सूती कपड़े पर फूल पत्तेदार वाली जो महीन रेशे होते थे वह इनके दाम भी कम होते थे, देखने में बहुत आकर्षक होते थे। ठीक है, इसीलिए इनकी मांग बढ़ गई थी। वापस आते हैं हमारी वर्कशीट पर। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो इसके साथ हमारी वर्कशीट आज की यहीं पर समाप्त होती है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, बिना मास्क लगाए घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पहला वीडियो है 6 to 8 क्लास का। कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें सजेस्ट ज़रूर कीजिए ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू।